नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑल एग्जाम प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन शर्मा आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चन जो है, सारे के सारे जो आपके सेगमेंट हैं, उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक प्रभागों में, यानी ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश का आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी 60 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं, और आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं, इसमें हमने आपके लिए एक और चेंजेस किए हैं। क्वेश्चन में मैंने ये भी बताने का आपको प्रयास किया है कि ये क्वेश्चन जो है कब और किस एग्जाम में कब कब पूछे गए हैं, किस ईयर में पूछे हैं, है ना। सभी क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने वहां पर ऐड किया है कि कब कहां पर पूछे गए हैं। उनको भी बहुत अच्छे से विस्तार से हम उनकी चर्चा करेंगे। और देखते हैं हमारा आज का ये लेक्चर जो है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है। ये जो पूछ रहा है कि जो हमारी अर्थ है ना, इसकी जो प्रारंभिक चट्टानें रही हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो विच इज द अर्लीस्ट रॉक ऑफ द अर्थ इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं, किस काल में जो है ये आती हैं? ये आती हैं आपकी आद्य महाकल्प में। किस में आती है? आद्य महाकल्प में आती है। प्रोटो महाकल्प एरा जो है, इसमें आपकी जो है मध्य प्रदेश की जो है प्रारंभिक चट्टानें आती हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये चट्टानें मिलती हैं। आद्य महाकल्प जो है, अगर हम इनकी चट्टानों की बात करें, तो मध्य प्रदेश में हमारा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है या पूर्वी भाग है, इसके अलावा जो हमारा बुंदेलखंड है, यहाँ पर गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में क्या है, आद्य महाकल्प की चट्टानें जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य महाकल्प। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विच रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि ऐतिहासिक इमारतें जो हैं, इनको बनाने में यहां पर मध्य प्रदेश की कौन सी या चट्टानों के पत्थरों का उपयोग जो है होता है या किया गया है, पहले भी बनाया गया है इससे। तो अगर मैं बात करूं ये कौन सी है, तो गोंडवाना क्रम की, कौन सी? गोंडवाना क्रम की जो हमारी चट्टानें हैं, इनसे जो है क्या किया गया है, यहां पर माफी चाहूंगा, पुराना समूह जो है हमारा, पुराना समूह जो है हमारा, इससे रिलेटेड ओल्ड ग्रुप की जो हमारी चट्टानें हैं, इनको जो है यहां पर क्या किया गया है, इनका प्रयोग जो है ऐतिहासिक इमारतें बनाने में किया गया है ना। तो अगर हम डिटेल देखें इसकी, तो पुराना समूह जो है ये ग्वालियर, दिल्ली और आगरा की ऐतिहासिक इमारतें जो हैं, आप जो ग्वालियर में देखते हैं, आगरा में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, यहां पर जो आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं या आपकी ऐतिहासिक इमारतें मिलती हैं, उन इमारतों को बनाने में ये पुराने समूह की जो चट्टानें हैं, इनका यहां पर प्रयोग किया गया है। इसका एक भाग कुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में, तथा दूसरा भाग जो है ये विंध्य समूह की चट्टानों में उत्तरी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तरी मध्य प्रदेश में है, विंध्य समूह की चट्टानों में। तो हमारा जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ओल्ड ग्रुप रॉक, यानी कि पुराना समूह की जो चट्टानें हैं, इनको यहां पर प्रयोग जो है किया गया है। किसके लिए? ऐतिहासिक महत्व की या ऐतिहासिक इमारतें जो हैं, इनको बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा सोन घाटियां एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है, उसे किस नाम से जाना जाता है?
बघेलखंड के नाम से, मैकाल श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा, या फिर आपका जो है मध्य उच्च प्रदेश। तो अगर हम नर्मदा सोन घाटी और अरावली श्रेणियों के बीच की बात करें तो ये जो आपका त्रिभुजाकार पठार है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं किस नाम से? इसे हम जानते हैं हमारा मध्य उच्च प्रदेश के नाम से। किसके नाम से? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से हम इसे यहां पर जानते हैं, इसको संबोधित करते हैं। इसके कितने भाग हैं? अगर हम बात करें कि जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है, कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश जो है हमारा, इसके कितने भाग हैं? इसके हमारे यहाँ पर कितने पार्ट हैं? तो अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आपका मालवा का पठार आ जाता है, साथ ही साथ आपका मध्य भारत का पठार इसके अंतर्गत आ जाता है, इसी में रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी भी आ जाता है, साथ ही साथ इसी में हमारा बुंदेलखंड का पठार भी आ जाता है। तो 5 पठार, मालवा हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, इसके अलावा रीवा पन्ना का पठार हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गया, और बुंदेलखंड का पठार जो है, ये इन पठार जो है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है? कैमूर की अगर लोकेशन आपको पता हो तो जिसको लोकेशन पता होगी वो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएगा, बहुत इजी वे में इसका आंसर वो कर सकता है। यमुना तथा सोन, सोन तथा हिरण, सोन व नर्मदा, या फिर वैयरमा तथा सोनार नदी। तो यमुना और सोन नदी जो है ये क्या करती हैं? ये कैमूर श्रेणियों के जो है इसके बीच में जल विभाजक का काम करती है। ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना सोन यहां से हमारी जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की अपनी लोकेशन वाइज देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना तथा सोन नदियां जो हैं ये आपका जो है जल विभाजक का काम करती हैं। किसके बीच में? कैमूर की जो श्रेणियां हैं इनके बीच में। किसके बीच में? कैमूर श्रेणियों के बीच में जल विभाजक का काम ये करती हैं। मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? यार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, और घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछता है ताकि आप यहाँ पर बड़ी से बड़ी गलतियां कर दें, है ना। लेकिन इन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। ये सारी चीजें अगर लोकेशन हमारे माइंड में है, उसका जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, हमें याद है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो इजिली हम उसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर यह है, क्योंकि हम भौगोलिक और प्राकृतिक प्रभाग देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का भूगोल जो है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश का भूगोल ही आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है उसको, सारी चीजें उसकी जो है देखी है, नदियां देखी हैं, पर्वत देखा है, पठार देखा है, रॉक देखा है, पर्वत आपकी श्रेणियां देखी हैं, आपकी चट्टानें देखी हैं, आपका जो है चट्टान समूह देखे हैं, ये सारी चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे आंसर आपके गलत हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नर्मदा और चंबल, नर्मदा और शिप्रा, नर्मदा या फिर यमुना, तो सीधी सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और यमुना नदियों के मध्य स्थित मालवा का पठार जो है इनके जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कौन सा? नर्मदा और यमुना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मालवा जो है इसके बीच में जो है जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक खनिज जो है ये कौन सी चट्टान समूह में मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा खनिज की अगर हम बात करें, फ्रॉम विच रॉक ग्रुप मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको समझना और इसको जो है इसका आंसर जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें धारवाड़ समूह की, किसकी? धारवाड़ समूह की, तो आप सभी को पता है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला जो है, अगर हम इसकी बात करें तो बालाघाट जो है यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर हमारी चिल्पी श्रेणियां हैं। कौन सी? चिल्पी श्रेणियां। अब ये जो चिल्पी श्रेणियां हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बालाघाट जो है बहुत ही मेजर यहाँ पर हमारे क्या है, एक तो हो गया हमारा क्या, मलाज खंड, क्या हो गया? मलाज खंड, जो कि हमारी क्या है, कॉपर माइन है, तांबे की माइन है। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर मैंगनीज के लिए, किसके लिए? मैंगनीज के लिए आपका क्या फेमस है? भारवेली, क्या हो जाएगा?
भारवेली एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है, कहीं कहीं आप कुछ कुछ सोर्सेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारी धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा यहां पर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खनिज जो है हमको कहां पर मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। कहां पर मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, यानी धारवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा लम्हेरा हिल्स। कौन सी हिल्स, लम्हेरा हिल्स। तो ये लम्हेरा हिल्स से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। वेयर इज लम्हेरा हिल्स, कहां पर है आपकी लम्हेरा हिल्स, तो पचमढ़ी में है, जबलपुर में है, रायसेन में है, या फिर विदिशा में है। कहां पर है, रायसेन में है या विदिशा में है। तो कुछ चीजें मैं आपको जो है, अगर जिले का नाम आ गया है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। विदिशा के बारे में आपको क्या याद रखना है, विदिशा जो है इसका पुराना नाम क्या रहा है, बेसनगर, या इसे जो है भिलसा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, भिलसा नाम से भी जाना जाता था। अगर हम विदिशा की बात करें तो यहीं पर आपको जो है होलियोडोरस, क्या नाम है इसका, होलियोडोरस, इसका क्या मिल जाएगा, गरुण स्तंभ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गरुण स्तंभ मिल जाएगा, है ना। तो विदिशा जो है यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा उदयगिरी की गुफाएं। क्या मिल जाएंगी, उदयगिरी की गुफाएं जो है ये आपको यहां पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो सम्राट अशोक थे, कौन थे, सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक जो है इनकी जो वाइफ थी, है ना, ये भी कहां से थी, ये भी आपकी विदिशा से ही संबंध रखती थी। श्रीदेवी नाम था शायद उनका। इसके अलावा अगर मैं पचमढ़ी की बात करूं तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और इसी में हमारी कौन सी माउंटेन रेंज है, इसी में हमारी सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज में हमारी एक पहाड़ी है जिसे हम महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी महादेव पहाड़ी पर अवस्थित है क्या, हमारा पचमढ़ी। और पचमढ़ी जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अप्सरा जलप्रपात मिलेगा, बी फॉल मिलेगा, डचेस जलप्रपात मिलेगा, ये सारे जलप्रपात मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो वर्तमान में नाम जो है बदल गया है होशंगाबाद का। अब जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, जो कि समभाग का नाम भी है। वहीं अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से ये हो जाती है कि हमारा मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो हमें कहां पर मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा। जबलपुर में ही हमको क्या मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मिल जाएगा। 1964 में इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग जी से संबंधित एक यहाँ पर केंद्र स्थापित किया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। साथ ही साथ आपका खरपतवार अनुसंधान संस्थान यहाँ पर मिल जाएगा। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो है ये भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, जबलपुर में मिल जाएगा। अगर हम ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो मदन महल का किला हो गया, रानी दुर्गावती संग्रहालय हो गया। इसके अलावा ऐतिहासिक अगर हम शासकों की बात करें तो रानी दुर्गावती हो गई, मदन शाह हो गए, गोंड राजा, मदन महल का किला हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पिंक जिला, मतलब पिंक शहर आप कह सकते हैं, पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो मदन महल रेलवे स्टेशन हो गया। इसके अलावा बैलेंसिंग रॉक, और आपका जो है आपका अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो वहां पर एक एयरपोर्ट भी है हमारे जबलपुर में। ठीक है, तो जबलपुर से भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो अगर किसी भी जिले को अगर आप पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उस जिले के बारे में आप कम से कम ऐसी इंफॉर्मेशन तो अपने पास रखें जो आपकी परीक्षा उपयोगी होती है, जहां से आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं। परीक्षा में आपसे वहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो एटलीस्ट मेरा यह मानना है कि सभी जिलों से हमें 10-10 फैक्ट तो याद रखने ही चाहिए। अगर वो 10-10 फैक्ट ही हम याद रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हम उन सभी फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद करके, रिकॉल करके और कर सकते हैं। रायसेन, रायसेन आप सभी जानते ही हैं प्यारे दोस्तों। रायसेन जो है, अगर मैं रायसेन की बात करूं तो आपका यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, यहीं पर आपको सांची का स्तूप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सांची का स्तूप मिल जाएगा। इसके अलावा भीमबेटका, क्या मिल जाएगा, भीमबेटका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने हमारे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं, तो आपका सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, खजुराहो। क्या हो जाएगा, खजुराहो। 1986, 1989 और 2003। इसके अलावा दिसंबर
दिसंबर 2020 में ओरछा और ग्वालियर जो है इसको क्या शामिल, किसमें शामिल किया, यूनेस्को की सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि हमारे मध्य प्रदेश में 5 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है, बट ऐसा नहीं है। हमारा ग्वालियर और ओरछा जो है इसको यूनेस्को की सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, ओवरऑल लम्हेरा हिल्स की बात करें तो ये आपको कहां पर मिल जाएंगी, ये भी आपको मिलेंगी हमारे जबलपुर में। कहां पर मिलेंगी, जबलपुर में। ठीक है, लम्हेरा हिल्स हमारी जबलपुर में है, रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में आपका जो है उदयगिरी, इंदौर में काकरी बर्डी पहाड़ी, यहीं से आपकी जो है नदियों का उद्गम होता है। धार में मांडू हिल्स है आपकी, जबकि लम्हेरा हिल्स जो है जबलपुर में पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस ही किया था कि आपसे प्रश्न परीक्षा में ऐसे भी बन सकते हैं कि भाई ये बता दो कि मध्य प्रदेश जो है इसकी सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा यूपी के कितने जिलों को टच करती है। ठीक है, अब ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा यूपी के कितने जिले, यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है। प्रश्न हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान की सीमा को छूते हैं कितने जिले, 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले या फिर 13 जिले, है ना। तो हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा किसके छूते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश तो हमने यानी 13 जिले वाला सब पहले ही ऑप्शन कट कर दिया। अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। सबसे नया जिला हमारा कौन सा है, ये है हमारा निवाड़ी, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया, जिसका क्षेत्रफल कितना है 1318, यानी कि जो हमारी नर्मदा नदी की कुल लंबाई है इससे 6, है ना, इसमें प्लस कर दीजिए, इससे 6 ज्यादा है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें तो पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, इसको मिलाकर के क्या किया गया, इस जिले का गठन किया गया टीकमगढ़ से अलग करके। अगर हम बात करें तो 10 जिलों की सीमा रेखा जो है ये राजस्थान को स्पर्श करती है, किसको, राजस्थान को स्पर्श करती है। अगर हम बात करें वे जिले कौन कौन से हैं, तो आपका झाबुआ हो गया, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा हो गया, राजगढ़ हो गया, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना हो गया। इनकी सीमा किसको टच करती है, राजस्थान को टच करती है, किसको, राजस्थान को टच करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। अगला प्रश्न यहां पर कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले जो हैं आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं भाई, मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं। कितने हैं, 13 जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपका भिंड हो गया, मुरैना हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया। देखिए मुरैना जो हो गया इसकी सीमा 2, मतलब आप कह सकते हैं 2 राज्यों से। शिवपुरी जो हो गया इसकी सीमा भी किससे, 2 राज्यों से। तो ये 2 राज्यों वालों को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अशोकनगर हो गया, सागर हो गया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सिंगरौली जो है इनकी सीमा किसको टच करती है, इनकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश को टच करती है। इन जिलों के नाम भी याद रखने हैं और कितने जिले हैं ये भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है प्यारे साथियों, है ना, ये भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इन युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हों। निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो आपके मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हों। किसकी सीमा को, मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हों। ऐसे जिलों का आपको यहां पर क्या करना है, चयन करना है। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ से कितने जिले जो हैं टच करते हैं और महाराष्ट्र जो है इससे कितने जिले टच करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से कितने करते हैं, 6 करते हैं, ये मुझे मालूम है। अगर छत्तीसगढ़ से कितने करते हैं, 6 करते हैं, अगर ये मुझे मालूम है तो यहां पर एक ऑप्शन को मैं टच कर दूंगा या छू सकता हूं, बट यहां पर 6 भी नहीं कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को महाराष्ट्र के 9 तथा छत्तीसगढ़ के 7 जिले स्पर्श करते हैं, बट यहां पर 7 जिले हैं आंसर, 7 जिले यहां पर आंसर बोल रहा है। लेकिन कुछ सोर्सेस में ऐसा देखा गया है कि जो हमारा मंडला है ना,
कुछ अगर मैं बुक्स की बात करूं, कुछ बुक्स में यह बोला गया है कि जो मंडला है हमारा, इस मंडला की सीमा जो है ये छत्तीसगढ़ से लगती है। कुछ बुक में ऐसा आंसर मिलता है और कुछ बुक में ऐसा आंसर मिलता है कि यहां पर इसकी सीमा इसके साथ में नहीं लगती है। ठीक है, तो यहां पर जो है विकल्प दा जो है इसको सही माना गया है। महाराष्ट्र के 9 जिलों को माना गया है और 7 जिले छत्तीसगढ़ के माने गए हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा। पहले महाराष्ट्र पूछा है तो 9 महाराष्ट्र के और 7 आपके किसके हो जाएंगे, 7 आपके हो जाएंगे किसके, छत्तीसगढ़ के।